छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शोहर के फोत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो अपने देवर को साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफी छोटा था, वो 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। शोहर के फोत होने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि देखूं तो सही कि देवर का रद्द-ए-अमल क्या होता है। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो गहरी नींद में था, लेकिन हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे देवर का 7 इंच 2 दिन पहले ही मेरा शोहर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मेरे घर में मेरे सास, ससुर और नंदे भी नहीं थी। मेरे शोहर का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। जैद की उम्र सिर्फ 12 साल ही थी, वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था, मैंने उसे हमेशा ही बच्चे की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था, कहता था कि मुझे नई अम्मा मिल गई है। लेकिन मेरी अम्मा मुझे ये समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा महरम नहीं है, उससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, इसीलिए तुम अभी से उसे आदत डाल दो कि वो तुम्हारे कमरे में बिला रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में चला आ जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शोहर की भी परवाह करनी है और अपनी हदूद की भी। मैं अम्मा की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो जैद के बारे में बहुत बुरा सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर खफा होती थी। लेकिन आज जब मैं बेसहारा हुई थी, मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल भाई के सहारे पर छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी, रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे, मेरा देवर जैद भी अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मेरा दिल मुतमईन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी गैर महफूज सा महसूस होगा। मुझे रह रहकर अम्मा की बातें याद आ रही थी, लेकिन इसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से जैद की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोले, मैं जैद हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाजा खोला था। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और जैद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना मनफी सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा था। नजरें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे, चावल तेल वाले लगते थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा ले, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। जैद की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी अम्मा की बातें मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। भाभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से मत जाइएगा। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, मगर मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मटक रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के साथ नहीं सोना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में फौतगी हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि जैद इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर फिलहाल जो बात उसने की थी मुझे ठीक ही लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। जैद का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शोहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा कहीं आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो बज़ाहिर वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, मगर अम्मा वाली बात सही थी कि जो कुछ वो फिलहाल कर रहा था वो एक बड़ा और एक समझदार आदमी ही कर सकता है। जैद के कमरे में अपना जेवर देखकर मेरा दिल होल उठा था। मैंने तो उसे कई जगहों पर कई तालों में छुपा कर रखा था, मगर ये सब कुछ जैद के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इससे इस बात का सवाल करूंगी, मगर इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी, हालांकि वो 2 दिन से मुझे नींद, पर आज मुझे लग रहा था जैसे जैद के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर तो गुनूद की तारी हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि कहीं चावल खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि मुझे इतनी नींद कैसे आ गई, हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी ऐसी आंखें बंद हुई थी जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं जैद के लाए हुए चावल को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई थी। लेकिन आखिर जैद ऐसा क्यों करता? मैंने दिल में सोचा। आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने जैद किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी आप सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा था। तो मैंने उसे फीके लहजे में यही कहा कि हाँ आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई। तो क्यों ना आती,
भाभी मैंने आपके चावलों में ना सोने वाली गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने मुझे कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई कि जैद इतनी घटिया हरकत कर सकता है। जैद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखिए अब आप अच्छी खासी तरोताजा लग रही हैं, ये ले चाय पिए। उसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? अल्लाह की कसम नहीं भाभी, वो तो मैं आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। कहती हैं तो ये चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने उस प्याली से एक घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ। मैं जैद का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई में उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मासूमियत और शराफत थी। मैंने आज उसे कुछ नहीं कहा था, जानना चाहती थी कि वो आगे खुद से क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैं उसके कमरे में देख आई थी उसकी तो कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुंह खोल दिया। भाभी मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही जानने वाला मुखलिस और ईमानदार अंकल है, वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे देंगे। हम उन पैसों से घर खरीद लेंगे। इस किराए के घर में हम कब तक रहेंगे? मालिक मकान तो परसों किराया लेने आ जाएगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। जैद की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, फिर वो कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा जैद तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाएं? भाभी मैंने आगे शादी भी करनी है, हमने सारी जिंदगी एक साथ रहना है। नया घर होना चाहिए हमारे पास, और ना किराए के घरों में तो इंसान सिर्फ जलील और रुसवा ही होता है। जैद की बात बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैंने उसे जेवर वाले मामले पर कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि वो जेवर बेचकर हमारे पास अगर पैसे ना आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी, मेरा देवर 12 साल का था, तो ऐसे में तो कोई भी हमें आराम से बासानी धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं किसी से मशवरा कर लूं या अपने मैके वालों से कहती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। जैद तो छोटा बच्चा था, जिसकी इस बात पर मुझे अभी तक गुस्सा था कि उसने मेरे कमरे से आखिर इतने ताले तोड़कर वो जेवर निकाला कैसे, जबकि ताले टूटे हुए भी नहीं थे। जबकि इस जेवर के बारे में मैंने जैद को बताया भी नहीं था। मुझे अब जैद की बातों पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो जो भी करता आखिर में उसकी ऐसी वजाहत देता कि मैं मुतमिन हो जाती थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ये जेवर बेचकर घर लेना है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, घर लेने की कोई जरूरत नहीं है, बेवा हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे घर आना होगा। मगर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के गुलाम हैं, वो अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा ना देंगे। जिंदगी भर इंसान उनके सहारे तो नहीं रह सकता। अभी अच्छा मौका था, मैं अपना जेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे शोहर ने अपनी जिंदगी में मेरे लिए काफी सारा जेवर बनाया था, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वो जेवर देने का इरादा तर्क कर दिया था। अब मैं जैद के सहारे पर ही चल रही थी। मैंने कहा जैद तुम जहाँ चाहो जेवर बेच दो। मैं अपने मेके वालों से उनके रवैये से मायूस हो गई थी। जैद ने अपने उन्हीं अंकल को वो जेवर जाकर दे दिया, और 2 दिन के बाद हमें एक बहुत मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और कागजात उन्होंने जैद के हवाले कर दिए। मैं तो इस सारे अमल पर हैरान रह गई थी कि 2 दिन में इतनी जल्दी ये घर कैसे हमें मिल सकता है, जबकि लोगों को काफी सारा काम भी करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर इंसान को मेहनत करना पड़ती है, वक्त लगाना पड़ता है। मगर जैद ने जब कागजात लाकर मेरे हाथ में रखे, मैं तो हैरान ही रह गई थी। वो था तो 12 साल का, मगर उसकी सोच बड़ों वाली थी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, कहने लगा कि भाभी हम सारा घर साफ कर लेंगे तो आपसे जरूरी बात करनी है। आज जैद की आंखें तो अजीब सी लग रही थी, उसकी नजरों में कोई अजीब सी बेचैनी सी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी, हमने घर में सारा सामान भर दिया था। अब हमें आगे की फिक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से आएगा, जबकि मैंने तो कभी जिंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर जैद ये क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है? पता नहीं उसने मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर मैं फिलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। वैसे भी हमारा सामान मुख्तसिर ही था, हमारे पास ज्यादा मालो दौलत तो नहीं थी जिसे हम लिए लिए फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। मैंने जैद का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर गंदा मंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने शोहर की वफात से पहले बनाया करती थी। उसके हर किस्म के लाड प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया। जैद के आने का इंतजार करने लगी, मगर आज वो घर नहीं आया। मुझे अजीब सा लग रहा था। उसे इस वक्त घर होना था, जबकि रात के 10 बज गए थे। भाई की वफात से पहले तो वो शाम को तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था, और इसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकला। हाँ, हम लोग जब बाहर आइसक्रीम खाने जाते तो वो हमारे साथ जरूर होता था, लेकिन अकेला तो कभी घर से बाहर नहीं गया। मुझे डर लग रहा था, मैं उसका इंतजार करने लगी, यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला, उस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे तुम? जैद तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, और तुम हो कि अब अपने भाई के जाते ही आवारागर्दियां करने पर मजबूर हो गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते?
बाहर जाना पड़ता है तुम्हें, दोस्तों को इधर ही बुला लिया करो। भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता था। उसने नजरें उठाकर मुझे ऐसे गुस्से से देखा कि मैं डर गई थी, मगर वो तो एक बच्चा ही था। मैंने दिल ही दिल में सोचा मैं उसे डरा धमका तो सकती हूँ। मैं यही ख्याल करके उससे बात कर रही थी कि वो मुझ पर चिल्ला उठा, भाभी बस कर दे, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी, और जो आपने खाना पकाया है वो आप खुद खा लें। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। इस वक्त वो किसी 40 साल मर्द जितना गुस्सा कर रहा था। मुझे उस पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो गुस्से में था, कोई बात उसके पीछे जरूर होगी। मैंने यही सोचकर उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला, मुझे अजीब सी नजरों से देखकर बोला, एक बात कहूँ भाभी, आप मुझसे शादी कर लें वरना आप काफिर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कहाँ गया तुम्हारा माँ वाला राग? तुम तो मुझे सुबह शाम माँ कहते हो। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? ये इतनी घटिया बात तुमने अपने जहन में सोची भी कैसे, और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बगोला हो रही थी। वो बिल्कुल उसी तरह बिना किसी शर्मिंदगी के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मुझे अब उसकी नजरों से डर लगने लगा था। मैं एकदम बोलते बोलते चुप हो गई, वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जैद ऐसा निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। मैं तो उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह ही समझती थी। अगरचे अभी मेरी औलाद पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जैद के बारे में मेरे शोहर ने मुझे यही कहा था कि तुमने हमेशा इसे अपनी औलाद की तरह समझकर पालना है। उसकी अम्मा नहीं है, अब्बा नहीं है, तो अब तुम ही इसका सब कुछ हो। जैद की इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं जैद से कोई बात नहीं करूंगी। कानूनन ये घर मेरे नाम था। मैं इस घर में खुद अकेली भी रह सकती हूँ। अगर किसी को मेरे साथ रहना हुआ तो मैं अपनी मेके से किसी को बुला लूंगी, पर जैद ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं उसे इस घर से जरूर निकालूंगी। ये घर तो मेरे शोहर के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन जैद इसमें रहने का हक नहीं रखता। अगर वो अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता जो उसे देनी चाहिए। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह उठते ही मैंने जैद के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब बाहर से दरवाजा खोला तो आगे से कमरा खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। जैद कहाँ गया? मैं दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नजर डाली तो दरवाजा बाहर से बंद था। इसका मतलब जैद मुझे घर में कैद करके गया है। मैंने दिल में सोचा तो मुझे उससे नफरत होने लगी। इतना सा है, उम्र भी 12 साल है और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मैके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इद्दत में हूँ। यूं बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं है। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। शोहर की वफात को महीना हो चुका था। इस एक महीने में जैद कितना बदल गया था। मैं दिल में सोचने लगी, या अल्लाह मुझे औलाद दे देता तो मैं इस वक्त जैद के सहारे ना होती। मैं अपनी औलाद के सहारे जिंदगी गुजार लेती। मगर अब मैं उसे क्या कहूँ? मेरा तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वो तो मनोमटी तरह जा सोया। आज मैंने सोच लिया था कि जैद आए तो मैं उसे साफ साफ बात करूंगी। क्या वो इस घर में नहीं रह सकता? रात के तकरीबन 6 भी नहीं बजे थे, यानी अभी रात शुरू नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर जैद होगा, और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरे पर दाढ़ियां सजी हुई थी। लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार यही हो। उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वो बहुत हैरान कर देने वाली थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। बीबी तुम यहाँ अकेली रहती हो? जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। झूठ बोल रही हो। ये उसका देवर भी इसके साथ रहता है, अभी भी घर में ही होगा। ये लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं है। दूसरा आदमी बोला, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? अरे बीबी तुमने क्या किया है ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 12 साल देवर के साथ इस घर में अकेली रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा शोहर मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। या अपने माँ बाप के घर जाओ, या यहाँ रहना है तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी भी बहनें, बेटियां और माएँ हैं। ऐसे लोगों को हम अपने मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। जैद पर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। ये सब उसी का किया धरा था। मैंने दिल में सोचा अपना सामान मैंने बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि जैद ने ये सारी बातें मेरे बारे में ऐसे फैलाई होंगी कि जैसे मैं कोई गुनाहगार औरत हूँ। सच कहते हैं ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है।